नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे सच बताएं तो आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और वजह आप सब जानते होंगे, क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स की एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें मौजूद 14 लोगों में से अभी तक 13 लोगों की मौत होने की खबर एएनआई की तरफ से दिया जा चुका है। इसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी भी सफर कर रहे थे और अभी अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सिप ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही सर्वाइव कर पाए हैं, जिनकी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली बात बता दिया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अभी नहीं रहे और इस बात को हम ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहते हैं और वैसे खबर आपको पहले से पता लग गया होगा। तो आज की पहली अपडेट उत्तम एएसआई रडार को लेके। सच बताए तो खबर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सभी को पता होगा कि उत्तम एएसआई रडार भारत का इंडिजिनस रडार डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRD की तरफ से उत्तम एएसआई रडार को डेवलप किया जा रहा है। उत्तम एएसआई रडार की बात करें तो ये सबसे पहले इसको तेजस में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप करना शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब इसको डेवलप किया गया तो इसे काफी हद तक फ्लेक्सिबल डिजाइन का बना दिया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में उत्तम एएसआई रडार को ही इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और एग्जिस्टिंग फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए भी आगे चल के उत्तम एएसआई रडार का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि हम अपने जरूरत के हिसाब से और एयरक्राफ्ट की साइज के हिसाब से उत्तम एएसआई रडार की साइज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि TR मॉडल की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं, जिस वजह से अभी सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर भी उत्तम एएसआई रडार की एक अपडेटेड वर्जन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और साथ ही सुपर बाज प्रोग्राम के अंदर भी सेम उत्तम एएसआई रडार का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्जिस्टिंग MiG-29 फ्लीट को फर्दर अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा तेजस MK-1 की पहली बैच के बाद बाकी सभी यूनिट्स में उत्तम एएसआई रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और MK और तेजस MK-2 जैसे फाइटर जेट में भी आगे चल के उत्तम एएसआई रडार का इस्तेमाल होने वाला और इसमें अभी उत्तम एएसआई रडार की अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको अभी डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल इसकी बेस वेरिएंट की बात करें तो इसको अभी तेजस की LSP यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है और शायद अभी 2 तेजस की LSP यूनिट में इसको टेस्ट किया जा रहा है और अभी जल्दी से इसकी यूजर ट्रायल को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शुरू किया जाने वाला है। हाल ही में LRD की तरफ से बताया गया कि उत्तम एएसआई रडार में लगभग 95% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से एक ही बार में 50 टारगेट को ट्रैक करने के साथ साथ 4 टारगेट के साथ एक ही बार में एंगेज हो सकता है। अब इसकी रेंज को लेके ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी वेरिएंट के हिसाब से इसकी रेंज को भी बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया भी जा सकता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। अब सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर 7 से 9 तारीख के बीच एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसे लगभग 320 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया था और तब मैंने आप सभी को बताया था कि शायद अभी भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को टेस्ट करने का फैसला किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक गेस था, क्योंकि जब तक ऑफिशियली DRDO की तरफ से ये बताया नहीं जाता है तब तक ये पता नहीं चलता कि आखिर किस मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। लेकिन इस बार हमारी गेस सही निकला था और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आज DRDO की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट का सफल परीक्षण कंडक्ट किया गया था। कल आपको पता होगा DRDO की तरफ से VLSR SAM का भी एक परीक्षण किया गया था, जो कि इसकी नेवल वेरिएंट होने वाला है और आज ब्रह्मोस A का एक सफल परीक्षण किया गया है। इसे आज सुबह के लगभग 10:30 के आसपास टेस्ट किया गया था और DRDO की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान मिसाइल के लिए जो भी प्री डेजिग्नेटेड टेरिटरी को सेट किया गया था, मिसाइल ने सेम पाथ को फॉलो किया था और जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव वहां पे सेट किए गए थे सभी को हासिल कर लिया गया है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अब सबको पता होगा कि हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट भारत के गस्त पर आए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच 2+2 लेवल की मीटिंग को अरेंज किया गया था। इसी बीच काफ़ी सारे डिफेंस डील को लेकर दोनों देशों के बीच डिस्कशन किया गया था, लेकिन अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगाएव की तरफ से अभी ये बताया गया कि रशिया की तरफ से अभी सभी एग्जिस्टिंग डिफेंस डील के साथ साथ भारत को एडिशनल Su-30 MKI को भी ऑफर किया जा रहा है और करीब 50 एडिशनल MKI को अभी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है।
पहले भी एचएएल की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को एडिशनल 40 MKI को ऑफर किया गया था, जिसमें उस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था। बाद में 40 के बदले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिर्फ 18 MKI को खरीदने का फैसला किया गया था और फिर उसको और रिड्यूस करके 12 MKI को खरीदने का फैसला किया गया था। पर अभी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स के MMR से टेंडर डिले होता जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स को अभी एक टू फ्रंट का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी मजबूरन अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए एडिशनल MKI को इंडक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर अभी भारत एडिशनल MKI के लिए ऑर्डर को प्लेस करता है तो इनको तुरंत ही एचएएल मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकता है। पहले भी एचएएल के पास इनको मैन्युफैक्चर करने का पूरा अनुभव और फैसिलिटी मौजूद है और अभी SU-30 MKI की प्रोडक्शन बंद होने के बाद ये सभी फैसिलिटी आइडल रहने वाले थे, जिस वजह से एचएएल की तरफ से अपनी नासिक डिवीजन को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए एडिशनल MKI को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा था। लेकिन तब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको खरीदने से इनकार कर दिया गया था। पर अभी जो MKI को ऑफर किया जा रहा है ये पुराने सुखोई के मुकाबले बेहतर होने वाले हैं और एक तरीके से ये सुपर सुखोई होने वाले, क्योंकि अभी इनमें इंडिजिनस उत्तम एसआर रडार, नई सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, नई मिशन कंप्यूटर और रडार वार्निंग रिसीवर मौजूद होने वाला है और इसकी कंप्लीट एवियोनिक्स सिस्टम हमारे एग्जिस्टिंग MKI के मुकाबले एकदम नई होने वाली है, जिसमें मैक्सिमम सब सिस्टम इंडियन सिस्टम होने की बात की जा रही है। तो अगर इस डील को फाइनल किया गया है तो इंडियन एयरफोर्स में अभी एडिशनल 50 MKI को इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। अब सबको पता होगा कि भारत की तरफ से अभी मैक्सिमम रशियन डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली सभी सिस्टम को लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन जब भी हम कोई रशियन इक्विपमेंट को भारत में बनाते हैं, चाहे वो लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर हो या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हो, तब भी हमें रशिया को हर मैन्युफैक्चर किए गए यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी देना पड़ता है। लेकिन अभी पहली बार इस रॉयल्टी सिस्टम को हटाने का फैसला किया जा रहा है और हाल ही में भारत और रशिया के बीच साइन किए गए AK-203 डील के साथ इन सिस्टम को लागू भी किया जा सकता है। इसके अलावा आगे चल के भारत और रशिया के बीच जो भी डिफेंस डील को साइन किया जाएगा, जिसमें भारत में ही किसी रशियन डिफेंस इक्विपमेंट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा, चाहे वो टैंक्स हो जाए, एयरक्राफ्ट हो जाए या हेलीकॉप्टर हो जाए, उन सभी के लिए भारत को रशिया को कोई भी रॉयल्टी देना नहीं पड़ेगा और भारत की तरफ से सिर्फ उन सिस्टम की टेक्नोलॉजी के लिए रशिया को पैसा दिया जाएगा। यानी कि किसी भी डील में हमें सिर्फ अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रशिया को पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद हम अपने हिसाब से लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब भी हम कोई रशियन सिस्टम को खरीदते हैं, चाहे वो सुखोई हो जाए या फिर T-90 जैसे टैंक हो जाए, तो उनको भारत में बनाने के लिए उनके लिए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ रॉयल्टी भी देना पड़ रहा था, जिसे अभी हटाने का प्रस्ताव दिया गया था। और इससे आगे चल के भारत में रशियन डिफेंस इक्विपमेंट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने की चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है और हो सकता है इससे रशिया वापस इंडियन डिफेंस मार्केट में अपना पैर मजबूत करने वाला है। अगला अपडेट लाइट टैंक्स को लेके। अब सबको पता होगा कि जब भारत और चाइना के बीच लद्दाख में फेसअप शुरू हुआ था, उसके बाद चाइना की तरफ से उस रीजन में अपनी टाइप 15 टैंक को डिप्लॉय किया गया था, जो कि एक लाइट टैंक है। बदले में भारत की तरफ से अपनी T-90 और T-72 जैसे टैंक को डिप्लॉय किया गया था। पर इसी बीच इंडियन आर्मी को एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस होने लगा था, जिसे लद्दाख रीजन में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया और इमरजेंसी बेसिस पर भारत की तरफ से रशिया से 24 फुट लाइट टैंक को खरीदने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया था। फिर उसके बाद एडिशनल लाइट टैंक को भी इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का विचार किया जाने लगा और लोकली डेवलप करने का फैसला किया जाने लगा और इस पर अभी शायद DRDO और CVRD की तरफ से जॉइंटली काम किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच रशिया की तरफ से भी भारत को कुछ एक्साइटिंग ऑफर दिया जा रहा है और अभी रोजोवरोने एक्सपोर्ट की तरफ से भारत को उनकी स्प्रुट लाइट टैंक को ऑफर किया जा रहा है, जिसे वो इंडियन लाइट टैंक की टेंडर में ऑफर करना चाहते हैं और इसमें वो इन टैंक को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दे रहे हैं। इससे पहले भी भारत T-90 टैंक्स को या T-72 जैसे टैंक को लोकली मैन्युफैक्चर कर चुका है और कर भी रहा है, तो रशियन टैंक को भारत में बनाना कोई नई बात नहीं होने वाली है। लेकिन अभी हाल ही में भारत की तरफ से रशिया के साथ किए गए कंडीशन के मुताबिक अगर अभी ऐसा हुआ तो हमें सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रशिया को पैसा देना पड़ेगा, जबकि इनकी यूनिट्स को भारत में बनाने के लिए हमें कोई एडिशनल रॉयल्टी देना नहीं पड़ेगा। स्प्रूट टैंक को हालांकि लाइट टैंक कहा जाता है, लेकिन इनकी फायर पावर T-90 या T-72 जैसे टैंक के बराबर की होने वाली है और इसमें भी सेम एमुनिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से हमें यहाँ पर इन टैंक्स को खरीदने के बाद इनके लिए एडिशनल एमुनिशन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इन टैंक्स की खास बात यह कि ये 5 किलोमीटर की दूरी से भी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और लद्दाख में चाइना के टाइप 15 टैंक को डिस्ट्रॉय करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। लेकिन इनका जो आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी पतला होने वाला है, जिस वजह से अगर इनको डायरेक्ट एंगेजमेंट के बदले T-90 टैंक या T-72 जैसे टैंक के साथ मिक्स करके डिप्लॉय किया जाता है तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।